Hi dear students, welcome back to all of you. I am गिरीश सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ पढ़ेंगे। आई मीन टू से आज हम फ्लेमिंगो बुक से जो फर्स्ट लेसन है, लास्ट लेसन, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सभी जितने भी राजीव बुक में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए वो सब पढ़ेंगे। और उन सब में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप जिस तरह से लर्न कर सकते हैं, जितने लर्न कर सकते हैं, कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट को ज़रूर माइंड कर लें। ओके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन या ऑन अल्टरनेट डेज एक दिन छोड़कर भी हो सकता है, जैसा मुझे टाइम मिलेगा, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हर एक लेसन्स के आपको मिलने वाले हैं। सॉरी। तो चलिए देखते हैं। आपकी राजीव बुक में देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही दिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था, आपने लेसन पढ़ा होगा। हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट कैसे था। तो आंसर देखिए, बुलेटिन बोर्ड वाज द इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, ठीक है। तो व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, इसका आंसर है इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड। ये क्या था, इन्फॉर्मेशन देने वाला। इन्फॉर्मेशन माने सूचना, गिविंग बोर्ड माने देने वाला बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड बाज, ये लिखते हैं बुलेटिन बोर्ड बाज, फिर आगे लिख देंगे द इन्फॉर्मेशन गिविंग बोर्ड। और किसको इन्फॉर्मेशन देने वाला था, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को, ठीक है। तो पहले का आंसर आपको यहाँ तक याद कर लेना है, बहुत ही ईजी है। बुलेटिन बोर्ड बाज द इन्फॉर्मेशन गिविंग बोर्ड टू द स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एज, क्योंकि, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज़, सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से मिलती थी। बिल्कुल सेम यही सेंटेंस आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया, जब ढूंढेंगे उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल सेम वहीं से मैंने लिया हुआ है, वहीं से सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्या लिखा है, क्योंकि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल बैड न्यूज़, सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से मिलती थी, आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, कौन कौन सी बुरी खबरें, लॉस्ट बैटल्स की, युद्ध हार गया कोई देश, नहीं किसी देश ने युद्ध हारा, या जो भी युद्ध हारने की न्यूज़ थी, लॉस्ट बैटल्स की, द ड्राफ्ट की, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स की। तो ये यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, इनको भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यदि आपको कम याद होता है तो आप यहाँ तक ही आंसर लिख देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ तक आपका सफिशिएंट हो सकता है और कौन कैसा क्वेश्चन है। बस आप पूरा वीडियो देखें। और आई हैव पर्सनली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ नोट डाउन ऑल द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन योर कॉपी so that you can revise एग्ज़ाम टाइम। देखिए, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। एम हेमल जब स्कूल पहुंचा तो, सॉरी, फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा था, ठीक है। देखिए, इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, बहुत छोटा सा है, पढ़ लोगे बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम में मेरी मानिए 100% वही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है जो आ जाता है, ठीक है। तो माइंड मत करिए, इसको पढ़ लीजिए, बड़ा सरल है। एम हेमल से ने क्या कहा था फ्रेंच से जब वो स्कूल पहुंचा, बहुत ही सरल है। वैन, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे तो वैन फ्रेंच रीच द स्कूल, बिल्कुल वही उतार दिया। एम हेमल, ये आ गया एम हेमल। काइंडली सेड, काइंडली और से का सेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें कुछ याद ही नहीं करना है,
हमें सिर्फ यहाँ से याद करना है क्या कहा था, सिर्फ ऐसे देख लेना किस तरह से आंसर हम शुरुआत करेंगे। ओके, फिर यहाँ से लिखना है गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। गो टू योर प्लेस, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स अपने स्थान पे जाओ। बहुत ही सरल है, गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंड्स जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंड, ये कहा था। ठीक है, महमल ने, टीचर ने। और आगे कहा था वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। लेट हो गई थी उसको, तो वो कह रहे हैं वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। तो बस छोटा सा आंसर है, पढ़ लीजिए, क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास, वाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। जब लास्ट लेसन था उस दिन एम हेमल ने क्लास में सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले क्या बोला था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें तो आपको तैयार कर ही लेना। क्या बोला था? इन द क्लास दैट डे, यहीं से लिख देंगे इन द क्लास दैट डे अबाउट द लेसन, पूरा वही लिख दिया। फिर यहाँ से सब्जेक्ट उठा लिया एम हेमल, फिर सेकंड फॉर्म लगा दी। जब डिड होता है प्यारे बच्चों तो सेकंड फॉर्म लगती है, स्पोक फर्स्ट, पूरा वही लिख दिया। अब इसके आगे देखते हैं क्या बोला था। इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है। आई सेल गिव यू, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आई सेल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊँगा। ठीक है, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, मेरे प्यारे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, एल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उसमें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे से तैयार करें, अपनी कॉपी में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखें ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डिड फ्रेंड्स थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। वाट डिड फ्रेंड्स थिंक, फ्रेंड्स ने क्या विचार किया था आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब लास्ट लेसन उसने जान लिया कि लास्ट लेसन सुनने के बाद में कि आज लास्ट लेसन है, उसके बाद में उसने क्या विचार किया था। मेरे प्यारे बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यहीं से लिख दिया आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, वही लिख दिया कि नहीं लिख दिया। फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स उठा लिया, थिंक की सेकेंड फॉर्म उठा दी, थॉट दैट लगा दिया। अब यहाँ से आपको समझना है। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने विचार किया, उसने क्या सोचा। ही हार्डली न्यू अबाउट टू हाउ टू राइट, उसने मुश्किल से ही तो लिखना सीखा था। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उसने मुश्किल से सीखा था कि कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो आगे नहीं सीख पाएगा क्योंकि लास्ट लेसन था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, बहुत ही ईजी सेंटेंस है। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, उसे दुख हो रहा था। ही वॉज सॉरी, उसे खेद हो रहा था, कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, की वह अपने लेसन्स को याद नहीं कर रहा था। इससे पहले अपने लेसन्स को ना याद कर पाने के लिए वो सॉरी कह रहा था। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स, वो कहाँ चला जाता था, चिड़ियों को ढूंढने चला जाता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, ठीक, एग्स, अंडे ढूंढने लगता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और शार पर स्लाइडिंग करने के लिए चला जाता था, फिसलने चला जाता था, लेसन्स पर ध्यान नहीं देता था। इन सब के लिए वो सॉरी कह रहा था। तो पूरा सेंटेंस आप फिर से देख लें। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स, एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स सुनाई थी और फिर कैसे। नो, नहीं, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल्स नहीं सुनाई थी। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसका नंबर आया, व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसका नंबर आया, ही गॉट मिक्सड अप, बिल्कुल सेम ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखा। ही गॉट मिक्सड अप, मिक्सअप माने कन्फ्यूज़ हो जाना, अटक जाना। तो ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, तो पहले ही शब्द पर ही अटक गया था। ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू हिज टेबल, अपनी डेस्क को पकड़े,
होल्डिंग ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े वो वहाँ खड़ा रहा था। ठीक है, तो आप यदि चाहें तो सिर्फ यहाँ तक याद कर लें, बर्ड्स तक, तो भी सफिशियंट है। नो फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स बिकॉज व्हेन इट वाज रिटर्न ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। ओके, और यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप यहाँ तक भी तैयार कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम यही आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया होगा। राजीव की बुक जो है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होम डिड एम हेमल ब्लेम, किसको ब्लेम करते हैं एम हेमल, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, जो स्टडीज़ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी उसके इग्नोरेंस के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए एम हेमल ने किसको ब्लेम किया, किस पर आक्षेप किया था, किस पर आरोप लगाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स, एम हेमल ने ब्लेम किया था पेरेंट्स पर, एंड हिमसेल्फ एज वेल, और साथ ही साथ खुद पर भी, खुद को भी वो दोषी मानते थे, बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, इसके लिए नहीं, खुद को ब्लेम करते थे क्योंकि उन्होंने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, और पेरेंट्स को भी ब्लेम करते थे। एज वेल माने साथ ही साथ। फॉर निगलेक्टिंग लर्निंग, अध्ययन को निगलेक्ट करने के लिए एम हेमल ब्लेम करते थे पेरेंट्स को और हिमसेल्फ खुद को भी। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड द चिल्ड्रन टू वर्क, क्योंकि जो पेरेंट्स थे, दे मानी पेरेंट्स, वांटेड माने चाहते थे, द चिल्ड्रन बच्चों से, टू वर्क काम करवाना, टू अर्न सम मनी ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें, पैसे कमाने के लिए वो बच्चों से काम करवाना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्टडी, और अध्ययन पर फोकस करने के बजाय वो बच्चों से काम करवाना चाहते ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, What did M. Hamel say about the language and its importance? Very, very, very important. Okay, very, very, very important. What did M. Hamel say about the language and its importance? M. Hamel language और उसके महत्व के बारे में क्या कहा M. Hamel ने? तो M. Hamel said, M. Hamel सब्जेक्ट और से की सेकंड फॉर्म कर दी said, about the language पूरा लिख दिया, and its importance पूरा लिख दिया, that। अब यहाँ से देखिए फ्रेंच, यहाँ F, प्यारे बच्चों यहाँ F स्मॉल बन गई है, आप इसको कैपिटल कर लें। क्या कहा, फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की जो फ्रेंच है, F को आप कैपिटल बना लें, ठीक है, ऐसे F कैपिटल। फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज थी उसकी बात हो रही, वो उसको उन्होंने मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज बताया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद है, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, फिर उन्होंने बताया कि लैंग्वेज के बारे में बताया कि ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो कैसी है, क्लियरेस्ट, मोस्ट, इट वाज द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तर्कसंगत लैंग्वेज है। ठीक है, ही आज टू गार्ड इट, उन्होंने कहा कि इसकी हमें रक्षा करनी है। ही आज टू गार्ड, गार्ड माने सुरक्षा करना, एंड नेवर फॉरगेट, और इसको कभी भूलना भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा, ही आज इट टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो यदि आप कम याद कर पाते हैं तो यहाँ तक पढ़ लीजिए, अच्छे पढ़ने वाले हैं तो ये सेंटेंस भी लिख दीजिए। ये तो आप जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई। What did फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, जो फ्रेंच था वो कबूतरों के बारे में क्या विचार रखता था, क्या उसने विचार किया, और फिर वाई माने क्यों किया। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने पिजन्स के बारे में विचार किया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंच ने पिजन्स के बारे में विचार किया, क्या विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो लोग जिन्होंने फ्रेंच के देश पर जो है अधिकार जमा लिया था उनकी बात कर रहा है, तो विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में गाना गवाएंगे, क्या इनसे भी जर्मन में ही गाना गवाएंगे। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी। ही थॉट इट
उसने ऐसा विचार क्यों किया था, ये पूछा गया था वाई। तो ही थॉट इट, उसने ऐसा विचार किया बिकॉज नेटिव लैंग्वेज इज एज नेचुरल, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो उतनी ही स्वाभाविक होती है एज पिजन्स कूड, जितने की कबूतर की कू कू होती है। पिजन्स का गुटर गूँ करना, कू कू नहीं गुटर गूँ, जितना पिजन्स का गुटर गूँ स्वाभाविक होता है उतनी ही नेटिव लैंग्वेज स्वाभाविक होती है। इसलिए उसने ये बात कही थी ये वाली कि क्या वे पिजन्स से भी गाना जर्मन में ही गवाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ही थॉट इट, उसने ऐसा विचार किया बिकॉज नेटिव लैंग्वेज इज एज नेचुरल एज पिजन्स कूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो कि लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट में देख लूँ क्या टेक्स्ट बुक में 9 क्वेश्चन ही दिए गए, ऐसा तो नहीं मैं भूल रहा हूँ, सॉरी 10 क्वेश्चन हैं इसमें, एक क्वेश्चन रह गया है, ये 10वां क्वेश्चन रह गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा ना। चलिए ये वाला देख लेते हैं या मैं आंसर अभी बोले देता हूँ, आप नोट कर लेना। ओके, पहले 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये धोखे से रह गया, मैंने कॉपी पर तो नोट कर लिया था, इस पर ही लिखना भूल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, अंत में एम हेमल ने उस क्लास में क्या ऑब्जर्व किया था, क्या ध्यान से देखा था, ये बताना है। इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या है देखते हैं इसका आंसर भी। वैन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ये प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन के बजाय यहाँ पर क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 10, जो आपकी टेक्स्ट बुक में 10वां क्वेश्चन है, उसका आंसर ये यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए आंसर देखते हैं। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 10 नहीं 12 है, जब चर्च की क्लॉक ने 12 बजाई तब क्या हुआ था, ये पूछा गया। तो वही लिखा है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तब क्या हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन, जो प्रशियन सैनिक थे उनकी तुरही की आवाज़ उसी समय सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, जो ड्रिल्स से वापस आ रहे थे जहाँ वो परेड वगैरह करते हैं। साउंडेड अंडर विंडो, विंडो से होकर वो आवाज़ सुनाई दी। एंड एम हैमल स्टूड अप विद हिज फुल स्ट्रेंथ, और एम हैमल ने क्या किया, अपनी फुल स्ट्रेंथ से खड़े हुए। एंड रोट, और लिखा। ऑन ब्लैक बोर्ड विद चौक, और चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। क्या लिखा था, विव ला फ्रांस, विव ला फ्रांस लिखा था, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा था, फ्रांस जिंदाबाद। इसको आप डिफरेंट कलर में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ध्यान देना, ये 10वां क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप नोट कर लें। व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। ओके, व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, और इसका आंसर आप नोट कर लें। एट लास्ट एम हैमिल ऑब्जर्व्ड देयर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। एट लास्ट, अंत में, एम हैमिल ऑब्जर्व्ड देयर, एम हैमिल ने वहाँ ऑब्जर्व किया। फर्स्ट, सबसे पहले। एट वन थिंग, एक चीज़ को देखा। एंड देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को देखा। एज इफ़, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसी कि हर चीज़ दिखती है बिल्कुल वैसी ही। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ जैसी थी बिल्कुल वैसी ही अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हों। इस तरह से वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके सारे
राजी बुक के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन